आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स जो है चैप्टर वो हमें क्या बताता है, पहले हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो, जैसे ए हमारे पास एक रिएक्टेंट है और ए से प्रोडक्ट बन रहा है बी। तो ए रिएक्टेंट है और बी हमारे पास एक प्रोडक्ट है। अगर कोई भी केमिस्ट्री में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी केमिस्ट्री की ब्रांच अगर हमें ये बताए कि जो ए है वो बी में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि फिजिबल है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो वो ब्रांच हमारे लिए है थर्मोडायनेमिक्स। अगर ए बी में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमें बताएगा थर्मोडायनेमिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स हमें बताएगा कि कितनी स्पीड में वो कन्वर्ट होगा। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या बताता है? तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम लोगों ने यही चीज याद रखनी है कि केमिकल काइनेटिक्स हमें स्पीड के बारे में बताता है, स्पीड विद विच द रिएक्शन अकर। उस स्पीड के बारे में कि जिस स्पीड से रिएक्शन अकर करती है। स्पीड यहां पर हम मेजर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के कंटेक्स्ट में, वो मैं बताता हूं अभी। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहली बात क्या है कि इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है which deals with the study of the rate of chemical reaction and the mechanism by which the chemical reaction occur। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो किस रेट से अक्कर कर रही है, कितनी फास्ट या स्लो वो अक्कर कर रही है, और उसके मैकेनिज्म के बारे में। तो एक तो रेट के बारे में, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और एक मैकेनिज्म के बारे में कि कैसे वो केमिकल रिएक्शन अक्कर कर रही है, ये हमें बताता है केमिकल काइनेटिक्स। ये ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री की हमें बताती है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली स्पीड के बारे में है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में है, उसके बारे में भी हम आगे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। जैसे हम इसमें एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे कोल है, जो कोल है वो डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कोल जो है वो डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बट लिटरली इट टेक्स बिलियन ऑफ ईयर्स टू टेक्स प्लेस। यानी कि थर्मोडायनेमिकली तो अगर मैं कहूं कि कोल जो है वो डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो थर्मोडायनेमिकली इट इज पॉसिबल, इट इज ए फिजिबल रिएक्शन। बट अगर मैं इसको काइनेटिकली कहूं, यानी कि स्पीड के मामले में कहूं, तो इट टेक्स वेरी वेरी लार्ज टाइम, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी वेरी लार्ज टाइम। ठीक है, इट टेक्स बिलियन ऑफ ईयर्स to convert coal into diamond, and with high pressure and temperature it is converted into diamond। तो बेसिकली हमारा समझने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो हमने पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है वो ये है कि अगर कोल जो है वो डायमंड के अंदर कन्वर्ट तो हो सकता है, बट जो स्पीड है उसकी कन्वर्जन की वो बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ही ज्यादा स्लो। तो यानी कि थर्मोडायनेमिकली तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है, but kinetically it is not possible, it is just like impossible reaction because it takes billion of years। और एक लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है एक पर्सन का, तो वो अपने पर्सन एक लाइफ स्पैन के अंदर कोल को डायमंड के अंदर कन्वर्ट होता हुआ नहीं देख पाता। ठीक है, तो इसी बेसिस पे जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन का भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन थर्मोडायनेमिकली स्पॉन्टेनियस है, काइनेटिकली भी फिजिबल है, बट इट टेक्स मोर देन 3-4 मंथ्स टू इवन ईयर्स। जो आयरन का सरफेस है, आयरन के सरफेस के ऊपर ब्राउन रेड कलर की कोटिंग हो जाती है जिसको रस्ट कहते हैं हम। तो उसको वो रस्ट बनने में 3 से 4 महीने से लेकर सालों लग जाते हैं। ठीक है, बट थर्मोडायनेमिकली वो रिएक्शन पॉसिबल है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, बट काइनेटिकली भी फिजिबल है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब जैसे ये रिएक्शन है हमारे पास NaOH और HCl की। NaOH एक बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। जैसे ही NaOH में HCl ऐड किया जाता है तो एक आयनिक रिएक्शन है, इससे एकदम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, NaCl बन जाता है। तो NaCl एकदम से बन जाता है। NaCl की जो प्रोडक्शन है, NaCl की जो फॉर्मेशन है, सॉल्ट की जो फॉर्मेशन है, वो बहुत फास्ट फॉर्मेशन है। ठीक है, यानी कि जैसे ही आप NaOH के अंदर HCl आप ऐड करते हो, उसी टाइम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी काइनेटिकली इट इज वेरी फिजिबल। तो रिएक्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स अगर हम क्लासिफाई करें, तो रिएक्शंस को क्लासिफाई करने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं। जैसे वेरी फास्ट रिएक्शन, जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस के अंदर आती हैं। फिर उसके बाद आता है फास्ट रिएक्शन, जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं ये सारी फास्ट रिएक्शन के अंदर आती हैं।
फिर है मॉडरेटली फास्ट रिएक्शंस, ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन, जैसे कोरोजन हमारे पास एक मॉडरेट रिएक्शन के अंदर आता है एग्जांपल। इसी तरह हमारे पास स्लो रिएक्शन का बेसिकली एग्जांपल है कोरोजन, और कुछ एग्जांपल ऐसे भी जैसे वेरी वेरी स्लो रिएक्शन लाइक कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू डायमंड। तो काइनेटिकली हम रिएक्शंस को कई तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो काइनेटिकली रिएक्शन कैन बी वेरी फास्ट, reaction can be fast, can be moderate, can be slow, can be very slow। यहां तक हमने जो बातें पढ़ी उन बातों का मतलब क्या है कि बेसिकली जो केमिकल काइनेटिक्स है वो हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में कैसे कि रिएक्शन जो है वो कितनी तेजी से टेक्स प्लेस कर रही है। कोई रिएक्शन है वो जल्दी टेक्स प्लेस कर रही है, कोई रिएक्शन है वो देर में टेक्स प्लेस कर रही है। तो कुछ रिएक्शन है वो वेरी स्लो टेक्स प्लेस कर रही है, कुछ स्लो, कुछ मॉडरेट, कुछ फास्ट, कुछ वेरी फास्ट। ठीक है, तो ये काइनेटिक्स हमें बताता है। हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो हम स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, स्पीड हमें बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे हम लोगों के पास ये हमारे पास पहले हम स्क्रीन पे देखते हैं एक बार। तो स्क्रीन पे हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे हम इस एग्जांपल को लेके चलते हैं, जनरल रिएक्शन को लेके चलते हैं। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से बने प्रोडक्ट। अब शुरू में जब टाइम टी जो है वो 0 सेकंड है तो रिएक्टेंट फुल है, रिएक्टेंट 100 है, और टाइम टी 0 सेकंड है तो प्रोडक्ट 0 है, क्योंकि अभी प्रोडक्ट बनने स्टार्ट नहीं हुए। जैसे जैसे रिएक्टेंट, जैसे जैसे रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी, अभी रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है, तो जैसे जैसे रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी तो रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएगी और प्रोडक्ट धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे। तो पहले रिएक्टेंट थे 100, प्रोडक्ट थे 0, फिर रिएक्टेंट हो गए 90, प्रोडक्ट हो गए 10, रिएक्टेंट हो गए 80, प्रोडक्ट हो गए 20, रिएक्टेंट हो गए 70, प्रोडक्ट हो गए 30। तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट्स का, रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट्स का चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है। तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यानी कि रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे कम होंगे, प्रोडक्ट धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। तो रिएक्टेंट के अंदर तो हम ये पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट तो हो रहे हैं डिक्रीज और प्रोडक्ट हो रहे हैं इंक्रीज। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे होती है डिक्रीज, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे होती है इंक्रीज। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम अगर पढ़ें रेट ऑफ रिएक्शन को, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें बताएगा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, और प्रोडक्ट के बारे में हमें बताएं तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो रिएक्टेंट तो धीरे धीरे होते हैं डिक्रीज, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो धीरे धीरे होते हैं इंक्रीज। तो रिएक्टेंट डिक्रीज होंगे और प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होंगे पर्टिकुलरली। तो आपने याद रखना है रिएक्टेंट तो धीरे धीरे डिक्रीज होंगे, तो हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को तो डिक्रीज में लेना है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज में। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे करते हैं, तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, देखो ये फॉर्मूला आपने लिखने हैं जरूर अपनी कॉपी में। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स आप क्या लिखोगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम टेकन। तो यानी कि आपने यहां से ये चीज समझनी है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो तो होती है धीरे धीरे डिक्रीज, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे होती है इंक्रीज। तो जैसे हम लोग इसको एग्जांपल के तौर पे लेके भी चलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लेके चलते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, अगर हम रिएक्टेंट की टर्म्स में लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम फाइनल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, माइनस करेंगे उसमें से इनिशियल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइड करेंगे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, रिएक्शन में आर से पी बना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने। शुरू में इनिशियली रिएक्टेंट 100 थे और प्रोडक्ट 0 थे। आफ्टर टाइम टी के बाद रिएक्टेंट हो गए 80 और प्रोडक्ट हो गए 20। अब मैं सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा। देखो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिखूंगा, फाइनल रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी है, तो फाइनल रिएक्टेंट माइनस इनिशियल रिएक्टेंट। तो फाइनल रिएक्टेंट है हमारे पास 80,
उसमें से हम इनिशियल रिएक्टेंट माइनस करेंगे, इनिशियल रिएक्टेंट है हमारे पास 100, तो 80 माइनस 100 डिवाइडेड बाय कितना टाइम टेकन, टाइम टी, टी कितना हुआ 20 मिनट्स हमने ले लिया, 20 सेकंड या 20 मिनट्स ले लिए, 20 माइनस 0 तो माइनस 20 बाई 20। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसेंट प्रोडक्ट के टर्म्स में लेना है तो प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी, टी जो है 20 लिया हमने, टाइम टी के बाद प्रोडक्ट जो है वो 20 है और रिएक्टेंट जो है वो 0 है, तो प्रोडक्ट 20 है तो यानी कि लाइक फाइनल प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन 20 है, माइनस 0 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 0 तो 20 बाय 20। फर्क दोनों में क्या आएगा, अब दोबारा देखो जरा इसको एक बार, दोबारा इसको एक बार समझो। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास आएगा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट की टर्म्स में, और जो प्रोडक्ट की टर्म्स में आएगा वो आएगा इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यानी कि रिएक्टेंट तो धीरे धीरे होते रहेंगे कम और प्रोडक्ट्स धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएंगे। तो आपने इसी चीज को समझना है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, शुरू में जो रिएक्टेंट थे वो 100 थे, शुरू में 100 थे, बाद में हो गए 80, शुरू में प्रोडक्ट 0 थे, बाद में हो गए 20, और टाइम भी हमने इसमें 10 ले लो 20 ले लो, हमने 20 सेकंड ले लिया लेट भी। तो इन टाइम क्या है, फाइनल रिएक्टेंट क्या है, फाइनल रिएक्टेंट हमारे पास 80, तो 80 माइनस इनिशियल रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 20, और प्रोडक्ट के लिए ऐसे लिखेंगे 20 फाइनल प्रोडक्ट है, इनिशियल 0 डिवाइडेड बाय 20। अब एक चीज आपने बहुत अच्छे से समझनी है, वो क्या है कि अगर हम दोनों के केसेस में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों के केसेस में, देखो दोनों केसेस के अंदर वो हमारे पास इक्वल आ रहा है, दोनों केसेस के अंदर वो इक्वल आ रहा है, सिर्फ इस नेगेटिव साइन का फर्क है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखते हैं तो रिएक्टेंट की टर्म्स में आ रहा है -1 माइनस 20 बाई 20। अगर हम रिएक्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखते हैं तो इट इज +1। तो आपने यही चीज लिखनी है, यही चीज आपने नोटिस करनी है, ये -1 है और ये आएगा +1, ये -1 आएगा, ये आएगा +1, ये भी 20 बाई 20, ये भी 20 बाई 20। यानी कि हम यहां से एक चीज को अपने कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको आप मान भी सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए लें, दोनों के लिए, तो दोनों के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इक्वल होगा। यानी कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय पर यूनिट चेंज इन टाइम, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की जो चेंज इन कंसंट्रेशन है पर यूनिट टाइम, फर्क होगा सिर्फ माइनस और प्लस का। यहां माइनस साइन रिप्रेजेंट क्या करेगा, माइनस साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, देखो माइनस साइन यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस साइन यहाँ रिप्रेजेंट करेगा डिक्रीज को, ये डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो प्लस साइन रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीज को। तो रिएक्टेंट तो हो रहे हैं डिक्रीज और जो प्रोडक्ट हैं वो हो रहे हैं इंक्रीज। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है जिसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा रिएक्टेंट की टर्म्स में वो डिक्रीज हो रहा है और जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की टर्म्स में वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है नेगेटिव साइन इन द रेट एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन एंड गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू द रेट। तो यूनिट्स हमने जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की लिखनी है तो वो मोल पर लीटर पर सेकंड लिखनी है। हमारे पास ये ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन पर यूनिट और टाइम का ग्राफ है, तो ये रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में ज्यादा थी, धीरे धीरे वो कम होती जाएगी, और प्रोडक्ट शुरू में कम थे, धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे। तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं और प्रोडक्ट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये आपने एक ग्राफ करना है, और ये हमने बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आप लोग दोबारा समझ लो, रेट ऑफ रिएक्शन हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए याद रखना है। रिएक्टेंट के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी पर यूनिट टाइम, और प्रोडक्ट के केस में वो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी पर यूनिट टाइम। अगर जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सेम होता है, रिएक्टेंट के लिए हमने जस्ट माइनस साइन लगाना है और जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के लिए हमने प्लस का साइन लगाना है। तो इसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना जी इसको, ठीक है। इसके यूनिट्स मोल पर लीटर पर सेकंड होते हैं और इसका ग्राफ हमारे पास रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होंगे और प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज होते रहेंगे।
इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दो तरह का होता है, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। देखो इनके बारे में भी समझ लो। एवरेज रेट जो होता है, जैसे मान लिया जाए हम एक जगह से ए से हम बी की तरफ, बी प्लेस पे जा रहे हैं, एक ए प्लेस है, ए प्लेस से हम बी प्लेस की तरफ जा रहे हैं, हम कार से जा रहे हैं, तो हमारी जाते हुए स्पीड पहले 40 थी, फिर 50 थी, फिर 60 थी, फिर 70 थी, वेरी करती है, आते वक्त भी इसी तरह से। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी टोटल स्पीड्स थी डिवाइड करेंगे उसको टोटल टाइम से, तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारे पास। मतलब डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाती है। लाइक हम अगर हमारे पास 4-5 स्पीड्स हैं तो हम उसको मीन निकाल लेंगे उसका, जैसे 40, 50, 60, 70 का मीन निकाल लेंगे, तो मीन से हमें पता लग जाएगा कि जो भी हमारी एवरेज स्पीड थी। तो एवरेज हमें बताता है जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, तो वो हम जब उसका एवरेज निकाल लें, ठीक है, और वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एप्लीकेबल हो, तो उसको हम बेसिकली एवरेज टर्म का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे रिएक्टेंट हमारे पास ए है और प्रोडक्ट हमारे पास है बी, तो एक ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। अब ए से बी बन रहा है, अब ए से बी बन रहा है, तो कितने चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन के अंदर पर यूनिट टाइम टेकन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, हम इसको लॉन्गर ड्यूरेशन में लेंगे कि 10 मिनट के अंदर कितना टाइम चेंज, कितना रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर चेंज आया या प्रोडक्ट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, अगले 10 मिनट में कितना आया, अगले 10 मिनट में कितना आया। तो हम इस तरह से इसका एवरेज रेट कैलकुलेट करेंगे। जो भी एवरेज रेट होता है हम उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। देखो एक तो एवरेज रेट है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए है, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हमारे पास है, वो उसको हम एवरेज रेट कहेंगे। एक होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस जो रेट होगा हमारे पास वो क्या होगा, जैसे हम लोगों ने, हम ए से बी पॉइंट पे जा रहे हैं और हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है या ये जो जर्नी है वो 10 मिनट्स की थी, तो हमने 5 मिनट 30 सेकंड पे उसका रेट कैलकुलेट करना है। पूरे एग्जैक्ट हमने उस टाइम पर कैलकुलेट करना है कि उस टाइम पर पर्टिकुलरली उस रेट, रिएक्शन का रेट कितना था। यानी कि जब हम एक रिएक्शन का इंस्टेंट मोमेंट पर, एक इंस्टेंट मोमेंट पर रेट कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। और जब हम एक एवरेज रेट कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपने जरूर आज नोट आउट करना है, इसको एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों के बारे में आज आपने पढ़ना है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास दो तरह का है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा भी हुआ है, रिएक्टेंट शुरू में जैसे 100 थे, 100 से रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन हम 70 हो गए थोड़ी देर बाद, 10 सेकंड्स के बाद, तो हम इसका एवरेज रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। एवरेज रेट को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और जो इंस्टेंटेनियस रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, तो हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर कैलकुलेट करना चाहें, तो जैसे ये हमारे पास रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस डेल्टा PCl5 बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा PCl3 बाई डेल्टा टी, Cl2 के लिए प्लस डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा टी। तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में हम कल भी पढ़ेंगे। आज आपका टॉपिक यहां तक का था। आज आपने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज होती है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो जनरली हमेशा इंक्रीज होती है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होती है पर यूनिट टाइम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इंक्रीज होती है। तो इस चीज को आपने समझना है। आज आज आपने यहां तक पढ़ना है, इसके बेसिक्स पढ़ने हैं आज आपने, आज आप अपनी बुक से भी इसको पढ़ो। ठीक है, और आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स जो हमने इन रिवीजन के तौर पे करना है, वो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ना है कि जो केमिकल काइनेटिक्स है वो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की जो रेट ऑफ रिएक्शन या स्टडी ऑफ मैकेनिज्म्स के बारे में हमें बताता है केमिकल रिएक्शन के। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो केमिकल काइनेटिक्स है वो हमें स्पीड के बारे में या रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है कि कितनी जल्दी वो रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी, अगर करेगी तो वो कितनी जल्दी टेक्स प्लेस करेगी। ठीक है, अगर नहीं करेगी तो वो हमें बताता है कि करेगी या नहीं करेगी, वो हमें बताएगा
कि कौन थर्मोडायनेमिक्स हमें बताएगी, बट अगर वो रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है तो वो कितने फास्टली वो रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है, इसके बारे में हमें बताएगा केमिकल काइनेटिक्स। तो ये आपने दोनों चीजें अच्छे से करनी है। आज आपने बुक से भी इसको एक बार अच्छे से रीड आउट करना है, और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था इसके बारे में, तो आज आपका इतना ही काम है, आप इसको नोट आउट कर लेना। और बुक से भी आप अपनी बुक भी खोलो आज, तो बुक से भी इसको थोड़ा सा 2 पेजेस हैं शुरू के, उन 2 पेजेस को आप इसको स्टडी जरूर करो।